Hello my dear friends. In this short video, I am going to share with you a different perspective which you might not have come across due to various inherent interest across social media and various political narratives. You might not even have thought about it. But let me explain, let me share a different perspective to you which will make you think about a different angle in case you are not right now. पिछले कुछ सालों से आपको पता होगा किस तरीके से जो इंडिया की मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की डेफिनेशन है कि नहीं है आप मुझे बताइएगा, किसे मिडिल क्लास कहते हैं ये भी आप मुझे बताइएगा। लेकिन ऑन ए कॉमन यूसेज में जब हम कहते हैं मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन तो हुआ ही है, लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुए थे टैक्सेस को लेकर, जो अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पर टैक्स लग गया। इवन पिछले साल जो बजट निकले थे लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था उसके ऊपर। इसके अपोज में इवन जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बात भी किया था। तो समवेयर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इस बार कि कुछ ना कुछ रिलीफ दे, क्योंकि वो जो सेंस है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो कोलिशन पार्टी है, इसने नर्व्स पकड़ लिया था सिटीजन्स का। व्हाट इज़ द फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ द फीडबैक। तो कहीं ना कहीं ये कंपलसरी हो गया था कि कुछ हद तक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। मे नॉट बी मच, लेकिन जो 12 लाख की जो लिमिट वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ तो डेफिनेटली मिला ही हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर डैट। लेकिन जब ये पूरी बजट चल रही थी, काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया में अक्रॉस हर जगह एक नैरेटिव को स्प्रेड कर रहे थे कि जो टैक्स 12 लाख तक जब लिमिट बढ़ रही है और लोगों को जब लिमिट रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब ओवरऑल इंटेंशन ये है कि जो लोग हैं इनकी सेविंग्स बढ़े। जब सेविंग्स बढ़ेगा तो लोग जो है ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सुनने में थ्योरेटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यहाँ पर ये तो एक पर्सपेक्टिव है, मैं बजट की बात बता रहा हूँ और नैरेटिव मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अभी रिसेंटली जो होता है ये आरबीआई की रिपो रेट के साथ होता है। देखिए रिपो रेट हम सबको पता है क्या होता है, सिंपल मैं बता देता हूँ। बैंक्स जो है अगर हमें लोन्स वगैरह चाहिए, पैसे चाहिए, तो हम बैंक जाते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं। उसी तरीके से जब हमारे पास एक्सेस कैश होता है तो हम जाके बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। कमर्शियल बैंक्स जैसे कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बैंक्स जो है जब हमें लोन देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन उसी तरीके से बैंक में जब हम पैसों को डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। बट ऑफ कोर्स जो भी बैंक हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो हमें ये डिपॉजिट के ऊपर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक हैज़ टू विन। अब होता यह है बैंक्स के पास काफ़ी बार जो कैश है इसकी लिक्विडिटी की क्राइसिस हो जाती है, जिसके कारण बैंक्स को कंपलसरी हो जाता है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करे। अब होता यह है कि कभी कभी मान लीजिए बैंक्स के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, तो उस समय बैंक्स जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके, ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके ये कैश ले लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इनको कैश लिक्विडिटी मिल जाती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज जो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो कैश लिया गया है, फंड्स मिला है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के द्वारा, तो उसके ऊपर जो आरबीआई रेट चार्ज करता है उसे रिपो रेट कहा जाता है। उसी तरीके से काफ़ी बार जो बैंक्स है इनके पास लिक्विडिटी की काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, उतना ज़्यादा फंड्स ये रखना नहीं चाहते, तो ये अपने जो कैश है ये पार्क कर देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो होती है उसे ये परचेज कर लेते हैं, तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्हें कुछ इंटरेस्ट रेट पे करेगा, उसे कहा जाता है रिवर्स रिपो रेट। लेकिन बोथ द वेज जो आरबीआई है, जिस तरीके से हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में बात करें तो बैंक्स को हमेशा जितना ही है, उसी तरीके से जब हम आरबीआई के रिलेटेड कॉन्सेप्ट में बात करें तो आरबीआई को तो हमेशा जितना ही है। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो रिवर्स रिपो रेट होता है वो हमेशा कम होता है कंपेयर टू रिपो रेट, क्योंकि रिपो रेट मतलब जो कमर्शियल बैंक्स जो है ये आरबीआई को पे करेंगे, तो भैया आरबीआई को तो जितना ही है, तो इसलिए रिपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिवर्स रिपो रेट। अब होता यह है रिपो रेट जो है काफ़ी बार ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी होता है। अगर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है किसी भी इकोनॉमी से, इसका मतलब आरबीआई क्या करेगा, ये बेसिकली जो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर देगा और जो कमर्शियल बैंक से पैसे वगैरह है ये इन्वेस्ट हो जाएंगे आरबीआई के पास। तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। नाउ द पॉइंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपो रेट है आज के समय हमने देखा कि ये थोड़ी सी कम किया गया, 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया टू 6.25%। अब काफ़ी एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जब आपकी रिपो रेट कम होती है तो काफ़ी बार जो बैंक्स होते हैं जब हम उनसे लोन लेते हैं तो काफ़ी लोन्स जो है ये एक एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के ऊपर ये टैग होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैंक्स अगर उनकी लोन अगर टैग्ड है रिपो रेट वगैरह के ऊपर, तो उस समय ये चांसेस है कि हम जैसे होम लोन वगैरह लेते हैं या गाड़ी के लोन वगैरह लेते हैं तो ईएमआईज वगैरह में कुछ हद तक हमें रिडक्शन मिल जाता है, कुछ बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पर, क्योंकि
जो बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम जैसे कस्टमर्स के ऊपर, वो इंटरेस्ट जो डिसाइड करते हैं, तो वन ऑफ द पैरामीटर इज रेपो रेट। आई एम नॉट टेलिंग इट इज 100% ऑफ द पैरामीटर, वन ऑफ द पैरामीटर इज रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट कम होती है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि काफ़ी सारे जो EMIs वगैरह जो रेट्स होते हैं, जो फ्लोटिंग रेट वगैरह जो होते हैं, ये कम हो जाते हैं। और जो उसी तरीके से जब ये रेपो रेट के कम होने से जब ये इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ईजिली उसे तो ये आउटकम है कि इवन जो डिपॉजिट रेट है वो भी थोड़े बहुत कम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर अभी रेपो रेट कम हुआ 0.25 बेसिस पॉइंट, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमारी जो ये कुछ होम लोन्स वगैरह जो है इसमें कम हो ही जाएगा। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा इंडिविजुअली, अगर आपके बैंक्स आपको नहीं बता दें तो आप बैंक्स वगैरह को अप्रोच कर लीजिएगा। तो दिस इज अनदर पैरामीटर। लेकिन अब ये रेपो रेट को कम क्यों किया गया, यहाँ पर भी एक नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि RBI ये चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए रेपो रेट अगर कम होगा, इसका मतलब लोगों के पास सेविंग्स ज़्यादा होगा। इवन जो लोग बोरोइंग करते हैं तो बोरोइंग के लिए रेट कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, ज़्यादा बोरो करेंगे, ज़्यादा पैसों को ये स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा पैसों को स्पेंड करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये जो बजट का नैरेटिव था, सेम नैरेटिव दिया जा रहा है अभी RBI के नैरेटिव में। ये दोनों हो गया। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेसिकली जब आप GDP की डेफिनेशन को देखेंगे तो GDP की डेफिनेशन में एक गवर्नमेंट का स्पेंड भी होता है। तो गवर्नमेंट की स्पेंड ज़्यादा कब होगा, जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यूज़ होंगे। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यूज़ कब होंगे, जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्सेस होंगे। तो अभी जब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस थोड़े सा गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो पिछले सालों तक जो स्पेंड कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी एरिया में, ऑफकोर्स काफ़ी जगह स्पेंड तो किया ये गवर्नमेंट ने, हम देख रहे हैं आउटकम देख रहे हैं, काफ़ी हाईवेज वगैरह काफ़ी चीज़ें बनी हुई है। तो कुछ स्पेंड जो है हो सकता है ये कम हो, कुछ स्पेंड कम हो। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंड कम हो तो हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहे कि लेट कंज्यूमर्स की तरफ से स्पेंड ज़्यादा बढ़िया है, तो वहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं जो GDP को पुश करने के लिए अगर गवर्नमेंट के साइड से पुश नहीं मिलेगा तो हो सकता है ये कंज्यूमर के साइड से पुश करने की कोशिश किया जा रहा हो। तो मैंने 3 पैरामीटर्स के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर किया आपसे। नो लास्ट पर्सपेक्टिव मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जितना ज़्यादा आपको स्पेंड करना है, आप ये तीनों थ्योरी को समझ लीजिए, तीनों नैरेटिव को आपने सुना, स्पेंड कर लीजिए, स्पेंडिंग करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, ये सब अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास सेविंग्स ज़्यादा है तो फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाने की कोशिश करो रादर देन प्योरली फोकसिंग अपॉन स्पेंडिंग। एक बार जब आपकी स्पेंडिंग हैबिट बेकार हो जाएगी, उसको वापस आप ट्रैक में नहीं ला पाएंगे, कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। और आपके लाइफ के अगर फाइनेंशियल गोल्स अगर आपको अचीव करना है तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास सेविंग्स हो। और अभी जब सेविंग्स के मौके मिल रहे हैं तो इसे छोड़िए मत, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको नहीं पता कि सेविंग्स वापस बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि सिर्फ टैक्स नहीं है, वी पे लॉट ऑफ मनी अक्रॉस GST इंडायरेक्ट टैक्स तो हर के ऊपर लग जाता है। घर से बाहर जो हाईवे में देख लो आप, नेशनल हाईवेज तो रहते ही, वहाँ पर टोल रहते हैं, टोल भी पे कर, तो हर जगह आप पे करते ही रहते हो काफ़ी ज़्यादा। इट्स नॉट ओनली अबाउट सम रिलीफ विच यू हैव गॉट इन इनकम टैक्स। तो ओवरऑल सोचेगा, एक रेकलेसली माइंडलेसली जो है पैसों को स्पेंड मत करिए अनलेस कोई स्पेंड आपकी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस को एनरिच नहीं करता। जैसे कि आप घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ अच्छे प्लेसेस में, वहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी एक्सपीरियंस मिल रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जस्ट बिकॉज थोड़ी सेविंग बढ़ गए हैं, चलो खर्चे कर देते हैं, वो मत करिए। हो सकता है तो सेविंग करो, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लगाओ, और इन्वेस्टमेंट में हमेशा लगाना चाहिए क्योंकि आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये मैं 3-4 पहलू आपसे बात करना चाहता था। और मैं एक प्रिकॉशन यहाँ पर ऐड करना चाहता था कि हर कोई जो है ब्रेन वॉश कर रहा है, हर कोई नैरेटिव फैला रहा है, स्पेंड कर दो, बट नोबडी, वेरी फ्यू पीपल आर स्पीकिंग अबाउट सेविंग एंड गियरिंग अप योर इन्वेस्टमेंट। आपका क्या व्यूज़ है कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।